दोस्तों, दुनिया में आज भी बहुत सी ऐसी जगह, बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद है जिनके रहस्य आज भी अनसुलझे हुए हैं। आज भी ऐसे कुछ मकान मौजूद है जहां अंधेरा होते ही काली परछाइयां अपने वजूद को जाहिर करती है और ऐसे मकान अपनी कहानियां खुद बयां करते हैं। आज की एक कहानी भी ऐसे ही एक मकान के बारे में है। आज की कहानी पूरी जरूर सुने, शायद आज आपको डर क्या है ये पता चल जाए। पर कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दे। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी है निराली और राजन की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है। दोनों की हाल ही में शादी हुई थी। घर वालों के विरोध के बावजूद दोनों ने लव मैरिज की थी। शादी के बाद वो दोनों बहुत खुश थे। घर से भागने की वजह से शुरुआती दिनों में उन्होंने जहां जगह मिली वहां अपना डेरा डाल लिया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। इस दौरान राजन को भी एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसके अगले ही साल उनके घर में एक नन्हे मेहमान ने अपने कदम रख दिए। बेटा होने की वजह से दोनों बहुत खुश थे। कुछ ही महीनों बाद निराली ने अपने परिवार के लिए एक मकान तलाश करना शुरू कर दिया। हालांकि उसे एक मकान बहुत पसंद भी आया। मकान शहर से थोड़ा दूर था और जब निराली और राजन दोनों मकान देखने गए तो राजन को मकान बस ठीक ठाक लगा। राजन ने उस मकान को बाहर से देखते हुए निराली से कहा, निराली, क्या तुम्हें यह घर कुछ अजीब नहीं लगता? निराली ने जवाब दिया कि हाँ, वैसे भी हर घर में कुछ न कुछ अजीब तो होता ही है। और साहब जी, घर अजीब नहीं होता, घर में जो इंसान रहते हैं वो अजीब होते हैं। और ऐसा कहकर निराली उस मकान के दरवाजे की ओर चली गई। राजन काफी देर तक बस एक जगह खड़ा होकर उस मकान को चारों तरफ से देख रहा था। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि इस मकान में कुछ तो अजीब चीज है जो नहीं चाहती कि वो उस घर में आए। वैसे घर दिखने में बहुत अच्छा था और बहुत ही कम दाम में भी मिल रहा था, लेकिन उसने जब आसपास पूछताछ की तो उसे पता चला कि ये घर कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसे कोई भी खरीदना नहीं चाहता। एक बहुत ही बढ़िया घर और वो भी बहुत कम कीमत में मिलने के बावजूद कोई उस घर में आना भी नहीं चाहता था। न जाने रोशनी ने उस घर में क्या देखा था। और आखिरकार कुछ ही दिनों में निराली के कहने पर राजन ने वो घर खरीद लिया। अब उनका अपना घर हो चुका था और वो अब एक पूरा परिवार बन चुके थे। नए घर में आने के बाद अगले कुछ ही दिनों में राजन को अपने ऑफिस के काम से मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ रहा था, तो उसने अपने फैमिली को अपने भाई के घर छोड़ दिया और वो रात की फ्लाइट से ही कोलकाता मीटिंग के लिए चला गया। वो सुबह कुछ 4 या 5 बजे के करीब कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा और जैसे ही उसने अपना मोबाइल ऑन किया, फोन बजा। फोन उसी के घर के लैंडलाइन से था, पर घर पे तो कोई था ही नहीं, क्योंकि राजन खुद निराली और उसके बेटे को अपने भाई के घर छोड़ आया था और उस घर पर राजन और निराली के अलावा और कोई रहता भी नहीं था। और अगर घर पर कोई नहीं था तो फिर फोन किसने किया? राजन को यह थोड़ा अजीब लगा। उसे पहले से ही उस घर में कुछ अजीब सा महसूस होता आ रहा था। राजन ने झट से फोन उठाया। हेलो हेलो हेलो। कई बार हेलो कहने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आई। राजन ने तुरंत अपने दोस्त आनंद को फोन किया। आनंद उसके घर से एक 15 मिनट की दूरी पर रहता था, तो राजन ने आनंद को उसका घर चेक करने को कहा। आनंद ने उसके घर के पास जाकर उस घर की सारी खिड़कियां दरवाजे देखी, पर उसे कहीं कुछ अजीब नहीं लगा। घर को चेक कर आनंद ने कंफर्म किया कि सब कुछ ठीक है और दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है, और यह बात उसने राजन को फोन करके बता दी। राजन ने थोड़ी देर इस बात पर सोचा, पर इतना ध्यान नहीं दिया और फिर वो अपने होटल की तरफ निकल पड़ा। निराली परेशान न हो जाए इसलिए उसने निराली को उस फोन के बारे में कुछ नहीं बताया। मीटिंग खत्म होने के बाद वो फिर कोलकाता से दिल्ली वापस आ गया और फिर निराली और अपने बेटे को लेकर घर वापस चला गया। 2 दिन की भागदौड़ की वजह से राजन बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वो रात जल्दी ही सो गया। रात के कुछ 11 बज रहे थे। कमरे की लाइट बंद थी और राजन अपने बिस्तर पर सो रहा था।
बिस्तर के बाजू में ही उसके बेटे का पालना था और उसी पालने में उसका बेटा सो रहा था। तो राजन बहुत गहरी नींद में था, पर नींद में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास यहां वहां घूम रहा है। राजन आधी नींद में था। कमरे में लगी टेबल लैंप की धीमी रोशनी में उसने देखा कि निराली अपने बेटे को कंधे पर लिए सुलाने की कोशिश कर रही थी। राजन ने अपने चेहरे पर चादर ओढ़ते हुए ही कहा, अरे सो जाओ तुम भी अब, वो तो कब का सो गया होगा। और तभी अचानक किचन से जोरों से कुछ गिरकर टूटने की आवाज आई। वो आवाज इतनी तेज थी कि उस आवाज से राजन की नींद ही टूट गई और वो झट से उठकर किचन की तरफ दौड़ गया। पर जैसे ही वो किचन में पहुंचा, उसने देखा कि निराली तो किचन में बर्तन धो रही थी। राजन को दौड़कर आते हुए देख निराली ने कहा, अरे कुछ नहीं, एक कांच का बर्तन हाथ से फिसल गया। पर निराली को वहां देख राजन के रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर निराली यहां है तो फिर बेटे को कौन सुला रहा है? और फिर निराली से बिना कुछ कहे वो फिर से कमरे की ओर भागा और कमरे में जाते ही उसने कमरे की लाइट ऑन की। पर कमरे के अंदर भी कोई भी नहीं था। वो हांफते हुए पालने के पास गया तो देखा कि उसका बेटा तो आराम से सो रहा था। राजन ने थोड़ी देर सोचा। राजन को लगा कि शायद थकावट की वजह से उसे ऐसा वहम हुआ होगा। फिर उसने अपने आप को कंट्रोल किया और फिर वो अपना मुंह धोने किचन में चला गया। अंदर जाते ही निराली ने उससे पूछा कि क्या हुआ, पर राजन ने बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं, एक बुरा सपना देखा शायद। अब तो नींद टूट गई। राजन अपना मुंह धोकर चेहरा पोंछ ही रहा था कि उसका मोबाइल फोन फिर से बज उठा। दोबारा फोन घर के ही लैंडलाइन से था। वो देख राजन बहुत गुस्सा हो गया। उसे लग रहा था कि कोई तो उसके साथ मजाक कर रहा है। और फिर राजन ने फोन रिसीव किया, पर इस बार दूसरी तरफ खामोशी नहीं थी। इस फोन कॉल पर उसे दूसरी तरफ से सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हड़बड़ी में आनंद ने फोन को स्विच ऑफ कर दिया और वो मकान के हॉल की तरफ चला गया। पर उस वक्त हॉल में भी सब ठीक था, वहां भी कोई नहीं था। राजन को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि जैसे उसने सोचा था इस मकान में जरूर कोई गड़बड़ है, क्योंकि जब से वो इस मकान में आया है तब से हर बार उसे ये एहसास होता आ रहा है कि कोई अनजान चीज उसके आसपास ही कहीं मंडरा रही है। कभी लगता कि कोई है जो उसकी हर हरकत पर छुपकर नजर रख रहा है। हर बार ऐसा महसूस होता कि इस घर में हर जगह किसी की नजर उसका पीछा कर रही है। पर निराली के बारे में उसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। निराली हमेशा की तरह खुश थी। निराली ने उस मकान को अपना लिया था, या फिर शायद उस मकान ने निराली को अपना लिया था। ये दोनों बातें सुनने में भले ही एक जैसी लग रही है, पर जब कोई चीज इंसान को अपना लेती है मतलब वो जल्द ही उस इंसान पर हावी हो जाती है। और फिर भी राजन ऐसी सब बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था, तो उसने बात को वही छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद एक दिन सुबह राजन अपने बेटे को बोतल से दूध पिला रहा था। निराली जब नहाकर बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी पीठ पर नाखून से खरोचे जाने के निशान थे और निशान ताजा थे। और फिर उसने देखा कि वो निशान बस पीठ पर ही नहीं थे, बल्कि उसके पैरों पर और गर्दन पर भी थे। तो राजा ने निराली से पूछा, निराली ये तुम्हारे बदन पर नाखून के निशान कैसे है? निराली ने आईने में देखते हुए कहा, वाह रे वाह, ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल से पूछे। वो थोड़ी मजाक के मूड में थी, तो राजन ने भी उसी तरह से जवाब दिया, अरे पूछे नहीं, डांटे। अब पर इसका इससे क्या लेना देना है? तो निराली ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, कल बीच रात जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि तुम कमरे के दरवाजे में खड़े होकर मुझे ही घूर रहे थे और दूसरे ही पल तुम यहां मेरे पास आकर बैठ गए। मैं लाइट जलाना चाहती थी तो लाइट भी चालू नहीं करने दी। तब बड़ी मस्ती सूझ रही थी। मैं इतना बोल रही थी कि नाखून मत लगाओ, पर मेरी एक न सुनी। तब तो किसी जानवर की तरह मस्ती कर रहे थे और अब पूछते हो कि नाखून किसने लगाए? निराली की बात सुनकर राजन बहुत ही चौंक गया, क्योंकि कल रात भर राजन अपने स्टडी रूम में ही था और काम करते करते उसकी आंख वही लग गई थी। तो फिर राजन अपने कमरे में कब आया? और फिर ये सब?
ये सारी बातें राजन के लिए बहुत ही शॉकिंग थी, पर यह सब वो निराली को कैसे समझाता ये उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी अचानक फिर से एक बार राजन का मोबाइल फोन बज उठा। अब भी फोन घर के लैंडलाइन से ही था। आनंद ने फोन उठाया तो उधर से एक आवाज आई, चले जाओ यहां से, ये मेरा घर है। राजन ने झट से फोन काट दिया और इस बार राजन ने बिना टाइम वेस्ट किए निराली को सारी बात बताई। निराली को भी राजन की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया था। फिर निराली राजन को अपने घर के हॉल में जहां वो लैंडलाइन रखा हुआ था वहां लेकर गई। वहां पहुंचकर उसने वो फोन उठाकर राजन के कान पर लगाया। तब राजन ने देखा कि फोन तो डेड था। तब निराली ने बताया कि फोन बहुत पुराना है और जब से हम इस मकान में आए हैं तब से यह बंद ही है। पर तभी उन दोनों का ध्यान ऊपर सीलिंग की ओर गया। उस पर लिखा हुआ था कि चले जाओ यहां से। राजन और निराली वो देख बहुत ही बुरी तरह से डर गए। इसलिए दोनों ने मिलकर दिन भर पूरे घर की छानबीन की तो देखा कि कोई आया और कोई गया नहीं था। आसपास ही रहने वाले लोगों से भी थोड़ी पूछताछ की तो किसी ने बताया कि उन्होंने वहां किसी भी तरह की हलचल न उसने देखी और न सुनी। राजन को अब बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मजाक है या सच। उसी रात को जब राजन और निराली अपने कमरे में सो रहे थे तो राजन ने लैंप की रोशनी में देखा कि उसकी अलमारी का हैंडल अपने आप ही धीरे धीरे खुल रहा था। राजन उस अलमारी के हैंडल को देख ही रहा था कि फिर से उसका मोबाइल बज उठा। नंबर देखा तो एक बार फिर नंबर उसके घर के हॉल में ही रखे हुए लैंडलाइन से था। राजन गुस्से से उठकर हॉल में चला गया तो उसने देखा फोन वैसे का वैसा ही पड़ा है। उसने वो लैंडलाइन फोन उठाया तो दूसरी तरफ से फिर आवाज आई, चले जाओ यहां से, यह मेरा घर है। इस बार राजन अपना पेशेंस खो बैठा और उसने जोर से फोन की लाइन खींचकर तोड़ दी और कहने लगा कि तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता, जो करना है कर लो। इस घटना के बाद आनंद की आंखें कैसे लगी उसे कुछ पता नहीं। जब आंख खुली तो उसने देखा कि वो वही हॉल में सो गया था। कैसे कब उसे कुछ पता नहीं था। ऑफिस जाने में देर हो चुकी थी। जल्दबाजी में ऑफिस तो चला गया, लेकिन दिमाग में टेंशन घर का ही था। आज उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बार बार राजन का ध्यान उसके मोबाइल की तरफ जा रहा था कि कहीं अचानक वही फोन ना आ जाए। पर आज दोपहर हो गई थी पर फिर भी कोई फोन नहीं बजा था। ये बात भी उसे अजीब लगी। वो जो कोई भी था वो हर रोज उसे तकलीफ दे रहा था, तो आज इतना शांत कैसे। आखिरकार उसने हिम्मत कर अपने वाइफ के मोबाइल पर फोन किया, पर उसने जब फोन नहीं उठाया तो राजन ने कम से कम 5 या 6 बार उसे लगातार फोन किया, पर फिर भी सामने से कोई जवाब नहीं आया। अब राजन बहुत ही अजीब हालत में था। वो जानता था कि घर का लैंडलाइन फोन खराब है, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि फोन करूं या ना करूं, कहीं फिर से वो आवाज सुनाई न दे। पर फिर भी राजन ने उस लैंडलाइन पर फोन किया। पर यह पहली बार ऐसा हुआ था कि घर के लैंडलाइन पर रिंग तो जा रही थी, पर इस बार कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। तुरंत राजन सीधे ऑफिस से घर की ओर भागा। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गया। घर पहुंचकर राजन ने जो देखा वो जिंदगी भर भुला नहीं सकता। उसने देखा कि घर के ऊपर वाले कमरे के खिड़की के पास कोई खड़ा है। वो कौन था पता नहीं, और उसकी परछाई साफ साफ दिखाई दे रही थी, बहुत ही गहरी काली परछाई। राजन दौड़कर घर के अंदर चला गया तो उसने देखा कि निराली पागलों की तरह हॉल की दीवारों पर लिख रही थी, चले जाओ यहां से, ये मेरा घर है। राजन निराली के पास गया और उसे झंझोड़ा तो वो अजीब तरह से हंसने लगी और बोली, अब डर लगा? वो सुनकर उसके बदन से सरसराहट सी दौड़ गई। वो फिर ऊपर के कमरे में भागा। वहां जाकर उसने देखा कि कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने जब अंदर झांक कर देखा तो उसका बेटा पालने में बैठा हुआ था और एक परछाई उसके सर के पास खड़ी थी। उसने झट से वो दरवाजा खोला और अगले ही पल वो परछाई कहीं गायब सी हो गई। राजन ने अपने बेटे को उठाया और नीचे की तरफ दौड़ कर गया तो निराली हॉल में झुककर बैठी हुई थी। राजन जब उसके पास गया तो वो फिर से अजीब सी आवाज में बोली, चले जाओ यहां से, ये मेरा घर है।
और इतना बोलने के साथ ही वो बेहोश हो गई। राजन उसे उठाकर बेडरूम में ले गया। अब यह साफ था कि यह मकान कोई आम मकान नहीं था। दूसरे ही दिन राजन अपने बेटे और निराली को अपने भाई के घर छोड़कर वापस आ गया। वो जान चुका था कि इस घर पर जरूर किसी बुरी आत्मा का साया है, पर राजन भी उससे लड़ना चाहता था। राजन की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। निराली तो लगभग पागल सी हो चुकी थी। रोज कुछ ना कुछ होता जो राजन को और ज्यादा परेशान करता। फिर किसी ने राजन को एक तांत्रिक बाबा के बारे में बताया। दोस्त के सुझाव पर राजन उस तांत्रिक को अपने घर पर लेकर आया। उस घर को देखते हुए तांत्रिक बोला, यही है आपकी समस्या की जड़। तांत्रिक ने बताया कि जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़कर चले जाओ, यहां रहना अच्छा नहीं होगा। और फिर जब राजन ने वहां आसपास रहने वाले पुराने लोगों को ढूंढा और उनसे उस मकान के बारे में पूछताछ की, तो पता चला कि इस मकान को सन 1857 में बनवाया गया था, जो कि एक अंग्रेज थॉमस ने अपनी अय्याशी के लिए बनवाया था। और इसीलिए उस अंग्रेज ने इस मकान को एक एकांत में बनवाया था। इस मकान को थॉमस ने खुद डिजाइन किया था, पर इस मकान को बनवाने के 18 महीने बाद ही थॉमस की मौत हो गई थी। ऐसा भी बताया जाता है कि जिस साल ये घर को बनवाना शुरू किया था, उसी वर्ष एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी थी और उसकी आत्मा आज भी इस मकान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ऐसी बहुत सी डरावनी घटनाओं के बाद राजन ने उस घर को छोड़ दिया। शायद न जाने दुनिया में ऐसे कितने सारे मकान हैं जो आज भी अपने अंदर कई काले गहरे राज छुपाए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं कानपुर का रहने वाला हूं। ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरी बेटी की है। मेरी प्यारी बेटी छुटकी। कुछ साल पहले जब मैं अपने काम से एक दूसरे शहर में रहा करता था, तो एक दिन मैं मेरी बेटी छुटकी और पत्नी रमा को लेकर एक हिल स्टेशन पर घूमने गया था। तब मेरी बेटी बस 4 साल की थी। हम जहां घूमने गए थे वो बहुत ही बढ़िया जगह थी। कुछ दिन घूम फिर कर जब हम घर लौटे तो मैंने देखा कि मेरी बेटी अपने साथ कोई चीज उठाकर लाई थी। वो एक लकड़ी का खिलौना था। दिखने में वो काफी पुराना था, पर आज भी काम कर रहा था। उसकी चाबी घुमाते ही उसके अंदर से एक प्यारी सी धुन सुनाई देती थी। मैंने जब छुटकी से पूछा तो उसने कहा कि उसे वो खिलौना उसी हिल स्टेशन पर एक पेड़ के नीचे रखा हुआ मिला था। अकेला और उदास बैठा था, तो मैं उसे अपने साथ लेकर आई। मैं उसकी बात को ठीक से समझ नहीं पाया और बच्ची समझकर मैंने उस बात को वही टाल दिया। फिर एक दिन मेरी पत्नी रमा ने मुझे बताया कि छुटकी ने अब घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया है। दिन भर वो अकेले घर में उस खिलौने के साथ ही खेलती रहती है। न जाने उसे वो खिलौना इतना क्यों पसंद आया है। तब मैंने कहा, अरे वो अभी बच्ची है, नया खिलौना है, तो कुछ दिन खूब खेलेगी और फिर जब ऊब जाएगी तो अपने आप ही बाहर खेलने चली जाएगी। और ऐसा कहकर मैं अपने काम में लग जाता था। उसके कुछ ही दिनों बाद रमा ने फिर से मुझे कहा, तुम्हारा अपनी बेटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। 2 महीने हो गए हैं और अब तक वो 1 मिनट के लिए भी घर से बाहर नहीं गई है। जब भी उसे बाहर जाने को कहो तो कहती है कि मेरे सारे दोस्त तो यही है, तो फिर मैं क्यों बाहर जाऊं। और ऐसा कहकर फिर अपने कमरे में चली जाती है। कभी अगर मेरे साथ चलने को कहूं तो भी नहीं आती, सीधे मना कर देती है। तो मैंने रमा से कहा, ठीक है, बच्चे है तो क्या कर सकते हैं, तुम रहने दो, मैं बात करता हूं। तब रमा ने कहा, नहीं, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे। छुटकी पहले अपने कमरे में भी अकेले जाने से डरती थी और अब दिन भर वो अकेले ही अपने कमरे में रहती है। इतना ही नहीं बल्कि अब उसे अकेले घर में रहने से भी डर नहीं लगता। मैं जब घर का काम कर रही होती हूँ तो अचानक ही उस खिलौने की आवाज आती है और मुझे छुटकी के साथ साथ और भी कई बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई देती है। तो मुझे रमा पर थोड़ा गुस्सा आ गया। रमा, अभी ये ज्यादा हो रहा है। अरे वो बच्ची है, कोई भूत नहीं कि कुछ भी बताए जा रहे हो। और तुम्हें पता है कि मैं नास्तिक हूं, न मैं भगवान में विश्वास रखता हूं और न ही भूत प्रेतों में। तो ऐसी मनगढ़ंत कहानियां मुझे मत सुनाया करो तुम। और रमा की बात सुनने के बाद मैंने खुद छुटकी पर ध्यान देना शुरू किया। पर तब मैंने भी महसूस किया कि रमा की एक बात तो सच थी कि छुटकी बिल्कुल भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। दिन भर वो उसी खिलौने के साथ खेलती रहती थी।
तो फिर एक दिन मैंने अपने डॉक्टर के साथ छुटकी के बारे में बात की और उन्हें छुटकी के अजीब बर्ताव के बारे में बताया। तो डॉक्टर ने बताया कि बच्ची है, जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, तो प्यार से बहला फुसला कर उसे बाहर के बच्चों में लेकर जाओ, कभी बाहर किसी गार्डन में लेकर जाओ, कोई दूसरा अच्छा सा खिलौना ला कर दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था मैंने वही किया। मैं खुद उसे घर से बाहर लेकर जाता और बच्चों के साथ खेलता, पर छुटकी का सारा ध्यान बस अपने घर की ओर लगा रहता। वो खेल खेल में बीच में ही भागकर घर के अंदर अपने कमरे में चली जाती थी। उसके बाद एक दिन मैं उसे गार्डन ले जा रहा था, पर वो आने को तैयार ही नहीं थी। उसे लाख मनाने के बावजूद वो गार्डन जाने के लिए राजी नहीं थी। जैसे तैसे मैंने उसे राजी कर लिया, लेकिन बाहर जाते ही कुछ ही मिनट में वो घर वापस जाने की जिद करने लगी। गार्डन गए तो भी हर एक मिनट में वो यही बात पूछती थी कि हम घर वापस कब जाएंगे। अब मैं भी उसके इस अजीब बर्ताव से थोड़ा परेशान हो गया था। उसने हमसे भी बात करना छोड़ दिया था। हर वक्त वो बस अपने कमरे में रहती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था तो मैंने सुना कि वो किसी से बात कर रही है। मैंने अपने कान को दरवाजे पर लगाया तो उसकी आवाज तो मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर उसके साथ और एक खुसफुसाहट भरी आवाज आ रही थी जो मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा था। तो मैंने झट से दरवाजा खोला, पर कमरे में छुटकी के अलावा कोई नहीं था। वो अपने छोटे से टेबल के पास बैठकर खेल रही थी और सामने वही लकड़ी का खिलौना था। उसी दिन मैं गिफ्ट शॉप से उसके लिए बिल्कुल वैसा ही खिलौना लेकर आया, क्योंकि मुझे बस ये देखना था कि उस खिलौने में सच में कुछ गड़बड़ है या फिर छुटकी बीमार है। पर जब मैंने उसे वो खिलौना दिखाया तो छुटकी ने उस खिलौने को घर से बाहर फेंक दिया। तब पहली बार मुझे छुटकी पर बहुत गुस्सा आया और मैं उस पर चिल्ला बैठा। तब पहली बार ऐसा हुआ कि छुटकी अपनी मम्मी के पास जाने के बजाय अपने कमरे में चली गई और उसने अंदर से अपना कमरा बंद कर लिया। उस बात की वजह से रमा रात भर रोती रही और मेरी हालत ऐसी थी कि मैं रमा को हालात समझा नहीं पा रहा था और अब रमा भी मुझसे दूर दूर रहने लगी। उसका मानना था कि यह सिर्फ कोई खिलौना नहीं है, इस पर किसी भूत किसी आत्मा का साया है। उसने कहा कि उसने कई बार छुटकी को किसी से बात करते हुए सुना था। उसने कई बार उस खिलौने को कचरे में फेंक दिया था, पर वापस आते ही वो खिलौना वही के वही नजर आता है। पर मैं नास्तिक होने की वजह से उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। उसके कुछ दिनों बाद एक रात जब मैं सो रहा था, मैंने कुछ बच्चों का शोर सुना। मैंने उठकर घड़ी में वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वो देख मैं हैरान हो गया, इतनी रात को कौन से बच्चे खेल रहे हैं। मैंने अपने बिस्तर से उठकर खिड़की से बाहर झांक कर देखा, तो जो देखा वो देख मैं बहुत घबरा गया। छुटकी बाहर अकेले ही खेल रही थी, पर वो ऐसे खेल रही थी जैसे उसके साथ और भी कई बच्चे खेल रहे हो। पर मैंने तो बच्चों की आवाज साफ साफ सुनी थी। मैं कमरे से बाहर गया तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। फिर मैं दौड़कर घर से बाहर गया और छुटकी को उठाकर घर के अंदर ले आया और अंदर से दरवाजा लगा लिया। मेरी उस हरकत की वजह से छुटकी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसे बीच रात बाहर खेलने जाना था। तब रमा भी जल्दी से बाहर आई। मैंने उसे सारी बात बता दी और फिर मेरी बात सुनकर वो मुझ पर ही गुस्सा होने लगी। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि ये भूत वूत कुछ नहीं होता, हमारी छुटकी शायद बीमार है। मैं कल ही उसे एक अच्छे से दिमागी डॉक्टर को दिखाता हूं। दूसरे ही दिन मैं उसे जबरदस्ती एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले गया और उन्हें सारी घटनाओं के बारे में बता दिया। तब डॉक्टर ने बताया कि यह स्क्रिजोफेनिया रोग के लक्षण हैं। इस रोग में ऐसा होता है कि इंसान खुद ही अपने दिमाग में अलग अलग लोगों की छवि बना लेता है और खुद ही अलग अलग आवाजों में बात भी करता है। तो उसे लगता है कि वो किसी और से बात कर रहा है, पर असल में वो खुद ही खुद से बात करता होता है। फिर डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैंने छुटकी पर उस बीमारी का इलाज करना शुरू कर दिया, पर उस इलाज का भी उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। दिन ब दिन हालात बिगड़ते चले जा रहे थे। छुटकी किसी को भी अपने कमरे में आने नहीं देती थी। हमसे भी वो अजीब तरह से बात करती थी। कभी दिन दिन भर खाना नहीं खाती, तो कभी बीच रात हमें किचन से बच्चों की आवाजें आती और सुबह उठकर देखते तो सब यहां वहां गिरा हुआ होता था। उसकी और रमा की हालत देख मैं भी थोड़ा परेशान हो गया था और एक रात जब मैं सो रहा था तो मैंने देखा कि छुटकी हमारे कमरे में एक कोने में खड़ी है। उसके बाल बिखरे खुले हुए थे, आंखें बड़ी बड़ी हो रखी थी। तो मैंने उसे आवाज दी, छुटकी, ओ छुटकी।
क्या हुआ? डर लग रहा है क्या? यहां आओ। और वो दौड़कर हमारी तरफ आने लगी। तब उसके एक हाथ में वो खिलौना था और दूसरे हाथ में चाकू था। उसने उस चाकू से रमा पर वार करना चाहा, पर जैसे ही मैंने वो देखा मैं झट से उठ गया और छुटकी को पकड़ लिया। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं जोर जोर से उस पर चिल्लाने लगा। पहली बार मैंने छुटकी पर हाथ उठाया। रमा भी बहुत खौफ में थी। मैंने गुस्से में आकर उसके हाथ से वो खिलौना छीन लिया और उसे तोड़ दिया। उस रात मैंने गुस्से में उसे उसके कमरे में ही बंद कर दिया, पर जाते जाते भी उसने उस खिलौने के टूटे हुए टुकड़े अपने साथ उठा लिए। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी। उसे वही खिलौना चाहिए था। मेरे चिल्लाने का, मारने का उस पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। दूसरे दिन जब हम सुबह उठे तो सबसे पहले उसके कमरे में गए, पर वहां कोई नहीं था। वो घर छोड़कर कहीं चली गई थी। उसने अपने कमरे की सारी दीवारों पर अजीब सी ड्राइंग बना रखी थी, जिसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और एक बहुत बड़ा साया उनके साथ था, जो हमेशा उन पर नजर रखे हुए था। हर ड्राइंग में कहीं ना कहीं वो साया नजर ही आता था। और साथ में एक कागज रखा हुआ था, जिसमें लिखा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश न करना, मैं अब आपको कभी नहीं मिलूंगी। मेरे लिए हैरानी की बात यह थी कि छुटकी को लिखना ही नहीं आता था। उसके बाद रमा और मैंने जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। उसे हर मुमकिन जगह पर ढूंढा, उस हिल स्टेशन पर भी जाकर तलाश की, पर हमें आज तक छुटकी कहीं नहीं मिली और नहीं उसके होने के कोई सुराग मिले। मैं आज भी उस घटना को याद करता हूं तो मेरा दिल बैठ जाता है। शायद एक बार मैं अपनी पत्नी की बात मान लेता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसके बाद रमा भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं अकेला ही उस मकान में रहता हूं और छुटकी के कमरों की उन दीवारों पर बनी ड्राइंग्स में मैं छुटकी को ढूंढता रहता हूं।